महापौर मंजूषा भगत जी, जिला वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर जी, युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय तोमर जी, महामंत्री विरोधर्ष जी, महामंत्री द्वय। देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने मोदी जी के नेतृत्व के केंद्र की सरकार के लिए लगातार नवीं बार उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, केंद्र का बजट प्रस्तुत किया है और लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने वाले स्वतंत्र भारत की वो पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 9 बार एक साथ कंजिक्यूटिव वे में ये बजट प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सभी सरगुजा अंचल के पत्रकार साथी, आप सबका मैं अभिवादन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जिला के अध्यक्ष सरगुजा के भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भरत जी, आदरणीय मेजर साहब अनिल जी, आदरणीय भामरा जी, हमारे नगर निगम की महापौर दीदी मंजूषा जी और हमारे अभिषेक जी, हमारे सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूँ। और हमारे संगठन की योजना थी, भारतीय जनता पार्टी की योजना थी कि बजट जो कि किसी भी सरकार के पूरे 1 साल की नीतियों का, जो उसकी पूरी नीतियाँ चलती रहती उसके 1 साल के क्रियान्वयन का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर भारत के लिए हर साल बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से मोदी जी विकसित भारत की ओर यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो संगठन ने तय किया था कि भाई हर संभाग मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में कोई ना कोई बड़ा पदाधिकारी, हायरार्की की दृष्टि से महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी उपस्थित हो, जिले के प्रमुख महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हों। और ये हमारी योजना बनी थी जिसके तहत संगठन से मुझे अंबिकापुर संभाग मुख्यालय के लिए जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं यहाँ उपस्थित रहूँ और आने वाले कई दिनों तक हम बजट संबंधी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारी सरकार सब लोग करेंगे अलग अलग स्तरों पर। तो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगे, ज़्यादा डिटेल जानकारी आने के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगे और बुद्धिजीवी सम्मेलन होंगे और अलग अलग तरह की एक्टिविटी निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारी सरकार अलग अलग रूप से करेगी। बट आज जो प्राइमा फेसी फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन हमको बजट के संदर्भ में मिला है और जो बजट भाषण आप सभी बुद्धिजीवी जन हैं, सभी सूफी जन हैं, आप सब ने भी सुना होगा, तो उसी के अनुरूप कुछ महत्वपूर्ण विषयों को जो अभी प्राइमा फेसी रूप से सामने आए हैं उसके आधार पर मैं आपके समक्ष कुछ बिंदुओं को 2014 तक भारत देश में किस तरह की पॉलिसी पैरालिसिस थी उसे पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि पॉलिसी पैरालिसिस होने के कारण आर्थिक निर्णय, सुधारात्मक निर्णय, रिफॉर्म का एजेंडा आगे नहीं बढ़ पाता था। उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें भारत देश की अर्थव्यवस्था को, भारत देश के जनमानस को भुगतना पड़ा और आर्थिक रूप से जो प्रगति नहीं हो पाई उसका लाभ विशेष सर्कल अनेक तय कर लीजिए। मीडिया का कुछ बनाना, मैं तो रायगढ़ में कराया, आप तो जगह दीजिए बजट में कराए, आपके लिए करेंगे, हां भवन के लिए जगह दीजिए, बजट के भैया बोले हम 10वें नंबर पर क्षेत्र में प्रभारी मंत्री निधि ही में दिया, हमको एक बड़ी छलांग, मतलब अपना निधि आपको प्लान करो। सभी को गठबंधन की सरकारों में किस तरह से देश की जनता को, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता था उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा, परखा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल बाद बनाई। 1984 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बाद 1984 के बाद के जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो 89 का इलेक्शन हो, मेजर साहब लोग बड़े एक्टिव होकर उस समय भी काम करते रहे होंगे, 89 की बात हो, 91 की बात हो, 96 की बात हो, किसी भी इलेक्शन में पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 तक नहीं बनी। और मोदी जी ने इसी पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए रिफॉर्म एजेंडा को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि 2014 में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। 2004 से 14 के बीच में हम 10th से 10th पर ही बने रहे, एक भी रैंक का जंप नहीं आ पाया। लेकिन 2014 में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे और आज
मोटा मोटी हम 4th नंबर की इकॉनमी बन गए हैं और मोदी जी किसी तीसरे कार्यकाल में हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ ग्लोब, पूरी दुनिया की तीसरी और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य रखा, स्पष्ट गोल रखा और उसके अनुरूप बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज पर काम करना चालू किया जिससे भारत को वास्तविक अर्थों में विकसित भारत के रूप में स्थापित किया जा सके। कई ऐसे एजेंडे, कई ऐसे बिंदु जो एक वोट बैंक की राजनीति से के कई बार अगेंस्ट भी होती हैं, बट मोदी जी के लीडरशिप ने उस तरह के विषयों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। आज के बजट के संदर्भ में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि 2047 का लक्ष्य एक दीर्घकालिक लक्ष्य है, लेकिन हर चीज़ पे उनका मध्यकालिक लक्ष्य भी सेट है, उनके शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी सेट हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट के अलावा मिड टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट सेट रहते हैं और बजट को एक साल के एक लघुकालिक योजना के रूप में, एक अल्पकालिक योजना के रूप में या एक वर्षीय योजना के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जो आप जैसे मोदी जी के हर बजट दर बजट का विश्लेषण करेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में बजट कैसे आ रहे हैं और उस दिशा में कैसा जो मिशन है वो एक्शन में कैसे परिवर्तित हो रहा है। भैया थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है भैया, प्लीज़ मेरे को तो रिक्वेस्ट है। तो कैसे बदला जाए, इसका मतलब एनुअल एक प्लान के रूप में आप देख सकते हैं हर बार। तो मैं इसमें और बजट स्पीच में भी आपने जो बिंदु सुने होंगे उसी के आधार पर कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष मैं रखना चाहूँगा कि जैसे एक जो बड़ा विषय मैं कहना चाहूँगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। एक इसको भी आप बंटवा सकते हो भैया, ये पूरा डिटेल में है काफ़ी, तो ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी उपयोगी हो जाएगा। तो इसको सॉफ्ट कॉपी लेना और हार्ड कॉपी भी बन जाए, थोड़ा ज़्यादा है तुरंत बना पाने में जो भी हुआ, तो इसमें आप काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाएगा जो प्राइमा फेसी हमारे पास आया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, पूंजीगत व्यय। और अर्थव्यवस्था माना जाता है कि 1 रुपये का अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उससे 3 रुपये 4 रुपये का इम्पैक्ट आता है। तो उस दृष्टिकोण से हमको इसको देखना चाहिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अभूतपूर्व वृद्धि हमेशा की जाती रही है नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और इस बार वो आंकड़ा 12,20,000 करोड़ तक पहुंचा है। ये जब मोदी जी शासन पे आए थे तो हार्डली 2 लाख करोड़ था, 2013-14 के समय में 2 लाख करोड़ था। हम अपने छत्तीसगढ़ के लिए कई बार मन में आता है कि हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्या मिला है, वो भी हम और डिटेल आने के बाद और अलग से भी आप लोगों तक जानकारी साझा करेंगे अलग अलग विषयों पर। लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, इस साल से पहले रेलवे के पूंजीगत व्यय में छत्तीसगढ़ में मोदी जी के आने के बाद 11 सालों में 22 गुना की वृद्धि हुई। ये सब तभी हो पाया जब 2 लाख करोड़ का बजट आज 12,20,000 करोड़ तक पहुंचा है और विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए ये सबसे बड़ी बुनियाद है। ये मैं रखना चाहूँगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के विषय को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी कारण से हम विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की स्थिति को हम देख सकते हैं कि जो किसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दृष्टि से जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनका जिक्र आपने बजट भाषण में सुना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने साफ तौर पर सुना होगा कि क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, अभी आपने देखा होगा कि चाइना और यूएस के बीच में कितना बड़ा वार हो रहा है। रेयर अर्थ मिनरल को चाइना रोकने की कोशिश करता है और यूएस के बीच में कितना झंझट होता है। तो आने वाले समय में रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की दुनिया पूरा टेक्नोलॉजी पर आधारित है और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ रही है। चाहे चांदी की बात करें, चाहे कॉपर को भी बहुत सारे देशों ने, हमारे देश ने भी रेयर अर्थ मिनरल की कैटेगरी में डाल दिया। चांदी, कॉपर, पैलेडियम, टीन, इस तरह के जो विषय हैं वो रेयर अर्थ मिनरल के हैं और इन सब का चाहे डेटा सेंटर बन रहा है तो एआई की कोई चीज़ बन रहा है तो कोई चिप बन रहा है तो कोई ईवी व्हीकल बन रहा है तो कोई डिफेंस का कोई बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, तो रेयर अर्थ मिनरल कितनी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो रेयर अर्थ मिनरल की दृष्टि से बहुत विस्तार से चर्चा आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने किया, जो साफ तौर पर दिखाता है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार का किस तरह का कमिटमेंट रेयर अर्थ मिनरल की दिशा में है। दूसरी चीज़ मैं कहना विस्तार से उन्होंने रखा है और इसका मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में भारत देश की अर्थव्यवस्था को होगा और भारत विकसित भारत बनने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस बजट को भी मैं विशुद्ध रूप से
विकसित भारत की ओर एक बड़े छलांग वाले कदम के रूप में मैं देखता हूं। बजट दर बजट आपको उसी रणनीति का प्रतिफलन साफ तौर पे मिशन एक्शन में बदलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर जब भी हम तीव्र आर्थिक विकास करते हैं तो गरीब कल्याण की योजनाएं, अंत्योदय का भाव, समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का भी भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टिकोण से उनके बजट भाषण में जो बिंदु आया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मोदी जी कार्यकाल में बाहर निकाला गया है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का, अंत्योदय के भाव का अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक ओर जहां हम विकसित भारत तीव्र आर्थिक विकास के लिए समर्पण की बात करते हैं, वो भी उतना ही जरूरी है। वहीं दूसरी ओर गरीबों के कल्याण की योजनाएं भी उतनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि अभी मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले 2 साल कार्यकाल में मोदी जी की योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो पहले रुक गई थी, उस पर 24 लाख लगभग आवास की स्वीकृति की गई है। तो इस तरह से जो काम होते हैं उससे गरीबी निवारण को बल मिलता है। एक तरफ तीव्र आर्थिक विकास और उसके माध्यम से विकसित भारत का निर्माण, और दूसरी ओर समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों का कल्याण, ये दोनों का समग्र चिंतन इस बजट में स्पष्ट रूप से प्रतिफलित हुआ है। और जो डिटेल हमारे पास आएंगे तो और अलग अलग माध्यमों से, बुद्धिजीवी सम्मेलन, अन्य विषयों के माध्यम से आप तक हम विषयों को लेकर आते रहेंगे और संगठन के निर्णय अनुसार के साथ चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। 9वीं बार लगातार बजट पेश हुआ जी, और आप बोल रहे थे 4th वर्ल्ड लेवल पे 4th इकोनॉमी, लेकिन कुछ विद्वान अभी से 3rd उसको मानने लगे हैं जी। डिक्लेयर नहीं है, भले 3rd में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ लोग मानने लगे हैं कि उस ओर पहुंच रहे हैं। चाहे जी, जो भी। उस ओर पहुंचना इसी कार्यकाल में हो जाएगा जी। मोदी ने, जैसे आप बताए, जी। डिजिटल इंडिया भी उन्होंने दिया जी और जब आप आते हैं तो आपसे एक उम्मीद रहती है। जी आप एक IAS से आप मंत्री बने जी और आपने एक बात कही पर्यटन को लेकर। जी छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं जी। और इससे एक थोड़ा सा एक और भी खुलासा कर दूं कि ये जी। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, मैन पार्क जी। यहाँ पे जो जिस तरीके से सरकारी जमीन पे जो कब्जे हुए हैं, और उसका एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाला हूं कि यहाँ जी, पे उसको नियमों को दरकिनार करते हुए यहाँ राजस्व अमला काम कर रहा है जी। यदि ये खुलासा आपके पास पहुंचेगा जी, प्रमाण सही, हाँ 100% क्या कार्रवाई करेंगे उस पे? मैं आपको रखना चाहूँगा भैया कि जैसे अब मैं पहली बार जब आया था और पहली बार जिला में जब मैं बैठक लिया था, तो जो मैन पार्ट के राजस्व अमलों की बात, राजस्व घोटालों की बात मैं भी सुनता था, तो मैंने पहले ही बैठक में बहुत स्ट्रांगली ये विषय को रखा था और कई हजार एकड़, कई 100 एकड़ जमीनों के जो फर्जी पट्टे थे उसको प्रशासन ने सरकार के निर्देश के बाद कैंसिल भी किया, बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी की हैं। और आने वाले समय में अगर आप और भी दस्तावेज देते हैं, मैं आपका स्वागत करूंगा। ऐसे दस्तावेज, ऐसे जानकारियां मुझे आप उपलब्ध कराएं, मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, तो उस पर हम निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे। और मैन पार्ट के लिए जो हजारों एकड़ जमीनों का बंदरबाट कांग्रेस के राज में हुआ या अभी भी कोई किया होगा, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी भी कुछ दिन से अभी यहाँ व्यवस्था सुधरी है जी। पूजा के जो आपके नए कलेक्टर हैं वो थोड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं, निसंदेह कहना चाहूँगा। जी जी। इसके पहले तक एक बड़ा आपको प्रमाण दूंगा जिसपे आप बिल्कुल आप है। दीजिए, कोई भी जंगल पे, मैन पार्ट पे कोई भी कुछ किया होगा, उसमें हम अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेंगे। आप तो दीदी को बोलो कहाँ है मंजूषा दीदी, है ना? ये आप पूछो, अभी 6 रोड का 22 करोड़ का प्रपोजल भेजी थी, हम लोग एक साथ स्वीकृति दिए हैं कि नहीं, पूछ लो, पूरे मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। तो आप ना, अभी वो तो चालू नहीं हुए, नए सड़क है, तो आप लोग अच्छी प्लानिंग करिए। संभाग मुख्यालय है, हमारे मुख्यमंत्री जी का संभाग है और मैं खुद प्रभारी मंत्री हूँ, तो निश्चित रूप से। और आप लोगों के बीच में मैं आज से कई साल पहले यहाँ पे काम भी किया हूँ, मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो ऐसे लगता है अपने दूसरे घर में आ रहा हूँ। लेकिन आप अन्याय कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी आया कीजिए, पिछली बार भी आग्रह किया। आई तरह भैया उन लोग